नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged ring। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हम देखने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास सपोज़ करिए कि एक पॉइंट चार्ज है Q और उससे हमें R डिस्टेंस यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। R डिस्टेंस पर Q चार्ज द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो उसका हमने फॉर्मूला देखा था। क्या आया था? E एट डिस्टेंस R इज़ इक्वल टू आया था K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये हमने देखा था। और इससे हमें एक और चीज़ पता चली। क्या पता चली थी? कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के द्वारा आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R स्क्वायर की। यानी कि जैसे जैसे चार्ज से हम दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो पूरा लेक्चर आप देखिएगा ध्यान से। सपोज़ करिए कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और ये रिंग अंदर से बाहर की ओर है, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर मतलब ये रिंग कुछ ऐसी है, ठीक, ये रिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा कि रिंग कुछ ऐसी है और हम अभी मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव के लिए भी मान सकते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इस रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब पूरी रिंग पर अगर आप पर यूनिट लेंथ में अगर चार्ज की बात करेंगे तो वो हर जगह बराबर होगा। इसका मतलब यही हुआ। यूनिफॉर्मली का मतलब अगर हम पर यूनिट लेंथ लें तो सब जगह चार्ज क्या होगा? बराबर होगा। अगर मान लीजिए पर यूनिट लेंथ में चार्ज 2 कूलम है तो हर जगह 2 कूलम ही होगा, ठीक है। हमें करना क्या है और दिया क्या, सिचुएशन दी हमें क्या है, बात समझिएगा। हमें इसका रेडियस दे दिया है ये, ठीक है। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, किताबों में जनरली ए दिया होता है तो हम भी ए ही मान लेते हैं। इसका रेडियस ए है और हमसे पूछ रहा है कि आप बताएं इसके एक्सिस पर ये R डिस्टेंस पर, यहाँ पर इसके सेंटर जो है यहाँ से R डिस्टेंस पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। ऊपर जो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जो पढ़ा है, ध्यान से समझिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये सिर्फ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। अब जो हम ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ पर जो हम ये सिचुएशन लिए हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम हो गया। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा। हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर कोई dq चार्ज है, स्मॉल dq चार्ज हमने कंसीडर कर लिया, स्मॉल dq, ठीक है। यहाँ पर हमने स्मॉल
डी क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया इस बिंदु पर, और हम करेंगे क्या, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे कितनी आएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, स्मॉल डी क्यू से बाहर की ओर होगी। भाई पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होती है, हमने देखा है पहले भी। तो इसको हम डी ई मान के चलेंगे, वेक्टर डी वेक्टर। क्यों डी ई माना है, क्योंकि भाई छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी। डी ई का मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एंगल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है, ठीक। अच्छा, ये थीटा एंगल हो गया। इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो देखिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से। अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें आगे की ओर, ध्यान से समझिए, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये है डी। अच्छा जी, अब क्या करें सर, देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये कि इस एक्सिस को ज़रा समझिए। हम इस डी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल वाला आएगा, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। इस कंपोनेंट को जो हम नाम देंगे वो दे सकते हैं डी ई। देखिए थीटा के साथ एंगल है तो आपको पता होगा कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। डी कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है, डी कोसाइन ऑफ थीटा। और एक जो वर्टिकल कंपोनेंट ये आएगा, एक तो ये कंपोनेंट हमारा हो गया डी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये हमारा आ जाएगा डी साइन ऑफ थीटा, डी साइन थीटा। और इसमें जो ध्यान से समझने वाली बात है वो क्या होगी, ज़रा समझिएगा। ध्यान से समझिएगा बात को। अगर हम सिमेट्री कंसीडर करें, सिमेट्री कैसे कंसीडर करनी है समझिएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर भी एक डी क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, ये इस दूरी को आप ए मान लीजिएगा फ़िलहाल के लिए। सॉरी, ए तो हमने पहले ही मान लिया है। क्या माना जाए इस दूरी को, कुछ भी मान लीजिए, बी मान लेते हैं इस दूरी को। ये दूरी बी है, ठीक है, बी दूरी है। अच्छा, इस डी क्यू चार्ज से भी अगर हम यहाँ मिलाएं तो सिमेट्री से ये भी डिस्टेंस बी होगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, इसकी ऐसे जाएगी, ऐसे डी ई। तो जब हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो एक तो कंपोनेंट इसका यहाँ ऐसे आएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल ये थीटा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से सिमेट्री से ये भी थीटा, और एक कंपोनेंट आपका यहाँ जाएगा वही डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। देखिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, दिख रहा है, अपोजिट हैं 180 डिग्री पर, अब बराबर भी हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बनेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर की ओर ही आएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात से हम श्योर हो गए हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी, डी कॉस थीटा आएगी, ठीक है। अच्छा, डी क्यू के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, उसको तो लिखा जाए। तो डी कैसे लिखेंगे हम, डी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है चार्ज से, बी है, तो के डी क्यू अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, के डी क्यू अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो तो डी कॉस थीटा मिल रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो डी कॉस थीटा हमारा कितना बनेगा, ई अगर हम नेट की बात करें, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो कितना बन रहा है, डी ई कोसाइन ऑफ थीटा, डी कोसाइन ऑफ थीटा। आगे बात करें, ई नेट
डी हमारा कितना आया है, अभी ऊपर आपने देखा के डी क्यू अपॉन बी स्क्वायर, तो लिखेंगे के डी क्यू अपॉन बी स्क्वायर कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, के डी क्यू अपॉन बी स्क्वायर कोसाइन ऑफ थीटा। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा आप, जो हमें सिचुएशन दी गई थी उसमें सिर्फ हमें रेडियस पता था ए, और उस रिंग का रेडियस पता था ए, और रिंग के सेंटर से डिस्टेंस पता थी आर। बी हमने माना है, ठीक है, बी को हमने खुद माना है अपनी सहूलियत के लिए। तो ध्यान से अगर आप ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल को यहाँ पर ब्लू वाले कलर से देखिएगा, इस ट्रायंगल को, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर ये इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस। अच्छा, कॉस थीटा को भी देखिए कुछ लिख सकते हैं, कॉस थीटा इसी ट्रायंगल में जो ब्लू वाली लाइन से ड्रॉ है उस ट्रायंगल में देखिए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका आर और हाइपोटेनस क्या है बी, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर बाई बी। आर बाई बी हम लिख सकते हैं, आर बाई बी। ठीक है, आर बाई बी हो गया हमारा। चलिए, तो ई नेट हम क्या लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू के डी क्यू इंटू, ये आर है यहाँ पर, के डी क्यू इंटू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बी को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। आप पूछोगे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो समझिए बी क्या था, बी हमारा था बी स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखा है, पाइथागोरियन थ्योरम से ही लिखा है। ठीक है, तो अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट जहाँ पर आता है तो उसको हम पावर 1/2 लिखते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो पावर है वो 1 है, यहाँ 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो क्या हमारा केस बनेगा, ये बनेगा ई नेट इज इक्वल टू के डी क्यू इंटू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी बाकी है। बाकी क्या है कि ये डी ई नेट है, सॉरी हमने शुरू में गलती कर दी एक, ये डी ई नेट है सब जगह, ये डी ई नेट है, ऊपर भी ये सब डी ई नेट है, डी ई नेट, इसको आप डी कर लीजिएगा, ये डी ई नेट है, यहाँ भी ये डी नेट है, और यहाँ तो हमने डी लिखा भी था, डी नेट हमने निकाल लिया। अब हमें ई नेट चाहिए भैया, ई नेट बताओ सर, ई नेट क्या होगा। तो ई नेट कुछ नहीं होगा, आपको बस डी ई नेट को इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि फंक्शन को हम पूरा जोड़ने वाले हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स निकले हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जोड़ने वाले हैं।
तो आइए इंटीग्रेट करते हैं ई नेट के लिए। ई नेट के लिए इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन में हमारा फैक्टर क्या मिला है, के डी क्यू आर, के इंटू डी क्यू इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ही करेंगे हम। अच्छा देखिए, के तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, वो एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई नेट इज़ इक्वल टू के बाहर। आर क्या था, फिर से देखिए ऊपर, आर हमने क्या माना है, आर हमने ये दूरी मानी है, तो ये दूरी तो भाई फिक्स है ना, हमने मानी है, ये दूरी फिक्स है, तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया, तो आर भी हमारा कांस्टेंट हो गया। उसको भी बाहर हम ले सकते हैं, के इंटू आर अपॉन आर, और ए भी कांस्टेंट है। ए क्या है, ए हमने शायद रेडियस माना है ना, ए हमने रेडियस माना है रिंग का। ए भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। के आर कॉमन है तो बाहर हमने निकाल लिया चूँकि कांस्टेंट था, अपॉन में ए भी कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन में क्या बच गया, डी क्यू। तो देखिएगा इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब क्या होता है। इस रिंग पर आप पूरा डी क्यू कर देंगे, सब डी क्यू को अगर आपस में हम जोड़ दें, इस रिंग पर, पूरे रिंग पर हम संपूर्ण डी क्यू को जोड़ दें तो हमें पूरा चार्ज मिल जाएगा रिंग पर क्यू। मान लीजिए पूरा चार्ज रिंग पर कितना था, क्यू, तो हमें पूरा चार्ज मिल जाएगा रिंग पर क्यू, तो वही यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको फाइनल एक्सप्रेशन हम बना के लिखेंगे तो हम लिखेंगे ई नेट इज़ इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, आएगी के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, और तरीके से इसको लिखते हैं थोड़ा, कैसे तरीके से लिखेंगे, तरीके से मेरे लिखने का मतलब है ई नेट इज़ इक्वल टू, के को हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि मीडियम था, फ्री स्पेस या निर्वात है या वायु है, तो एप्सिलॉन 0 आएगा, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारी फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गई। हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर से आर दूरी पर, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। ऊपर से अगर हम देखें तो क्या था, सिचुएशन हमें क्या मिली थी, सिचुएशन हमें मिली थी कि भैया हमारे पास एक रिंग है, चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, जिसका रेडियस हमें ए दिया था, और उसके सेंटर से हमें आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी थी, तो ये हमने पूरी एक एक करके कैलकुलेशन की है, स्टेप बाय स्टेप। आप आराम से इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आराम से आप इसको देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन हमने की और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर हमारे सामने ये आ गई। यूनिट अगर हम लिखना चाहेंगे, यूनिट में क्या है, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अच्छा, कुछ केसेस हैं, ठीक है, कुछ के, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंसेस की मैं बात करूँ, देखिए ये पता होना चाहिए कि किसको हमने क्या माना था, हो सकता है बुक में अलग अलग दिया हो, ये बात पता होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर जो ए माना है वो हमने रेडियस ऑफ रिंग माना है, रेडियस ऑफ रिंग माना है, रिंग का रेडियस माना है। ठीक है, और जो आर माना है वो माना है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग हमने माना है। ठीक है,
कुछ केसेस देखते हैं। हमेशा बुक में जिक्र करने को मिलते हैं केसेस, वो केसेस हैं क्या देखते हैं। पहला केस क्या देखते हैं हम कि मान लो अब हम डिस्टेंस r को 0 रख लें, ठीक है, डिस्टेंस r को हम 0 रख लें, यानी हमारा r बराबर 0 हो जाए। तो r बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, हमारे केस में ये r रिंग का रेडियस नहीं है, वो दूरी है, वो दूरी हमने 0 मान ली, मतलब हम सेंटर पे ही बात कर रहे हैं। r को हम 0 रखेंगे तो हमारा ई नेट क्या बनेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, r को हम 0 रखेंगे तो ऊपर इक्वेशन हमारी क्या आई थी, इसमें हम r को अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगी, r को देखिए ऊपर हम r को यहाँ पर 0 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम r को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट हमारी क्या आ जाएगी 0, बिल्कुल सही जवाब, ई नेट क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। तो ये याद रखिएगा, क्या याद रखना है, अब समझिएगा क्या याद रखना है। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो, सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है, देखिए निगेटिव के लिए भी बात हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बस बदलेगी। पॉजिटिव चूँकि थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ता है इसलिए सब पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी ई, वो क्या मिलेगी 0, बशर्ते कि ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होनी चाहिए। अच्छा, ये एक केस हो गया। दूसरा एक केस क्या है, एक दूसरा केस भी होता है कि हम मान लिए कि जो डिस्टेंस है r वो रिंग के रेडियस से बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है, डिस्टेंस r रेडियस से बहुत ज़्यादा है, तब उस कंडीशन में हम ई नेट क्या लिखेंगे, ई नेट, तो देखिए ई नेट क्या हो गया, r बहुत बड़ा हो गया, a बहुत छोटा हो गया, देखिए a बहुत छोटा हो गया, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, a को हम निगलेक्ट कर देंगे, लगभग 0 मान लेंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा r ही बचेगा। तो क्या है, क्या बनेगा, देखिए a को निगलेक्ट करिए ऊपर वाले फॉर्मूला से, तो क्या बनेगा हमारा k q r अपॉन, ये था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 था, a को यहाँ पर निगलेक्ट करना है, निगलेक्ट कर दीजिए, तो ई नेट क्या बन जाएगा फिर इस कंडीशन में, क्योंकि हमने माना है कि r बहुत बड़ा है, k q r अपॉन a गया r स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई नेट इज़ इक्वल टू k q r अपॉन r क्यूब, ठीक। और ई नेट अब क्या मिलेगा हमें, देखिए एक r से ये पावर कैंसिल, k q अपॉन r स्क्वायर, और k तो आप समझ ही रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k q अपॉन r स्क्वायर, ये न्यूटन पर कूलम है। देखिए थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या हुई यहाँ पर, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत मज़ेदार केस है ये हमारी रिंग थी, चार्ज रिंग, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, मैं फिर कह रहा हूँ आप निगेटिव मान कर भी कर सकते हैं, फार्मूला में बदलाव नहीं आएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। हुआ क्या, इसका रेडियस हमने a माना था, ठीक, हमने r को बहुत दूर ले लिया, r जो है बहुत दूर हो गया, ठीक है। आप सपोज़ करिए कि r टेंडिंग टू इन्फिनिटी के आसपास आपने ले लिया, सपोज़ r हमने टेंडिंग टू, नॉट एग्जैक्टली इन्फानाइट, r इन्फानाइट जितना दूर हो गया, मान लिया बहुत दूर हो गया, तो बहुत दूर से होगा क्या, बहुत दूर से होगा क्या कि रिंग हमें एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, ये रिंग हमें समझ में नहीं आएगा, पॉइंट दिखेगा, और हमें क्या लगेगा कि हम इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर लिखेंगे वो पहले की तरह तो आएगा, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है, और ऊपर जो हमने अभी केस देखा उसमें भी क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो बहुत दूर से चार्ज देखने पर ऐसा ही हमें देखने को मिलता है,
ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो फीडबैक अपना भेजिए। थैंक यू।